नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी आप सबका इस क्लास में बेहद स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि डेटा का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, पहला चीज़, एंड दूसरा टैबुलेशन कैसे किया जाता है। दोनों डिफरेंट होता है। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, मतलब उसका भी पता नहीं है कि हमको जो डेटा गिवन है उसको किस कॉलम में डालना है, मतलब किस कैटेगरी में डालना है, ये सब हमको कुछ नहीं पता। वो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है। वो ऐसे ही एक तरह का पैराग्राफ दे दिया गया है, एक तरह का ऑडियो दे दिया गया है, एक तरह का इमेज दे दिया गया है। तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को पहले तो हमको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म होता है ये आता है विद द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन। हम लोग क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, चाहे जो भी डेटा दिया रहता है उसको क्लासिफाई करके एक सर्टेन कैटेगरी में उसको रख देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास जितना भी डेटा रहता है उसको हम लोग एक नेम दे देते हैं, एक वेरिएबल दे देते हैं, जिससे हमको डेटा एनालिसिस में काफ़ी हेल्प मिलता है। इसके बाद जब हम डेटा को क्लासिफाई कर लेते हैं तब उसको टेबलिंग उसका कर लेते हैं, यानी कि टेबल फॉर्म में रख देते हैं। टेबल फॉर्म में मुख्यतः रोल रॉ एंड कॉलम का आता है, इसका यूज होता है। इसी के यूज से हम लोग क्या करते हैं, टेबल का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे जो भी हमारा डेटा दिया रहे। तो अब की क्लास में, 2-3 क्लासों में हम लोग यही देखने वाले हैं कि क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है और डेटा का टेबुलेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो आज की क्लास में जैसा कि हमने बता रखा है कि हम लोग डेटा क्लासिफिकेशन सीखने वाले हैं। डेटा क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो डेटा क्लासिफिकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। किस चीज़ का? ये क्या करता है, और रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है। रॉ डेटा यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इसको क्या करता है, इनटू मीनिंगफुल ग्रुप्स या कैटेगरी में बांट देता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं राम आम खाता है। राम 8 साल का बच्चा है, वह कक्षा 5th में पढ़ता है। अब मान लीजिए हम इस पूरे पैराग्राफ में क्या देख रहे हैं कि राम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो राम को हम एक कैटेगरी दे सकते हैं कि एक नेम है, तो राम हो गया एक नेम। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें ये दे रहा है कि वो खाने का काम कर रहा है, आम। तो आम एक तरह का फ्रूट्स है, तो हम लोग फूड में डाल देते हैं आम को। फिर वो 8 साल का है, तो यानी कि हमको लग रहा है कि एज दिया हुआ है, तो एज मतलब कि 8 ईयर्स। फिर वो दिया हुआ 5th क्लास में, मतलब उसका जो क्लास है, स्कूलिंग है, वो 5th। मतलब इस तरह से हमने क्या किया, पूरे पैराग्राफ को, जो कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा था, इस पर तो हम एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे, तो उसको हमने क्लासीफाई कर लिया, और ऐसा क्लासीफाई किया जिसका हम लोग फर्दर डेटा एनालिसिस में, मतलब प्रॉपर उसको एक वेरिएबल मान के उसका डेटा एनालिसिस कर सके। ऐसे हम लोग क्लासिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आज की क्लास में हम वही देखेंगे कि चाहे हमारे पास जैसा भी डेटा दिया रहे उसको हम लोग किस किस मेथड से क्लासिफाई करते हैं। तो हमारे पास डेटा क्लासिफिकेशन का टोटल 4 मेथड है। पहला मेथड है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग अपने डेटा को लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, लोकेशन वाइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब हमारे डेटा को, जो भी डेटा दिया रहे उसको अगर हम लोग टाइम पीरियड के अनुसार क्लासिफाई करते हैं तो उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर होता है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम लोग गिवन, मतलब हमारे पास जो भी डेटा है उसको अगर कैरेक्टर वाइज, मतलब अगर उसका एट्रीब्यूट है, मतलब उसमें कैटेगरी है, उसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उसके अनुसार अगर क्लासिफाई करते हैं तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहलाता है। एक होता है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जब कभी हमारे डेटा में न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाता है, वो कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट हो सकता है, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो उसको क्लासिफाई हम लोग क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन से करते हैं। तो हम अब इसके बाद
थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल देखने से पहले क्लासिफिकेशन का थोड़ा हम लोग कोर प्रिंसिपल कुछ जान लेते हैं। कोर प्रिंसिपल क्या होता है? पहला तो ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है? डेटा सेट का कोई एक पॉइंट, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कोई डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ ईच जो ये यूनिट है इसी को ऑब्जर्वेशन कहा जाता है। तो कहा जा रहा है क्लासिफिकेशन सिस्टम में ईच ऑब्जर्वेशन बिलोंग टू ओनली वन कैटेगरी, किसी एक कैटेगरी में ही इनको रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम मल्टीपल कैटेगरी में किसी एक ही ऑब्जर्वेशन से को रखेंगे तो हमारा जो डबल काउंटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है या एम्बिग्यूटी का प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने 0 से 15 एज ग्रुप एक लिया है कैटेगरी, तो हम जितने भी 0 से 15 एज वाले हैं उनको इसी एज ग्रुप इसी कैटेगरी में रखेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरा ऑब्जर्वेशन किसी दूसरे कैटेगरी में हमने डिफाइन करके रख दिया। तो इससे डेटा में क्या आएगा? उसका एक्सक्लूसिविटी खत्म होता है, डबल काउंटिंग एरर आ सकता है इससे। तो इसलिए हम लोग इसको ध्यान रख के चलते हैं। दूसरा इसका प्रिंसिपल है कि एग्जॉस्टिव कैटेगरीज, मतलब कि जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं उसको किसी ना किसी कैटेगरी में हमको रखना होता है। मतलब कोई भी हमारे पास डेटा है, अगर हम उसको कैटेगरी में नहीं रख पा रहे हैं, मान लीजिए हमने कैटेगरी बनाया, वेरिएबल बनाया, लेकिन उस वेरिएबल में हमारा डेटा पॉइंट कोई सेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग अदर या नॉट स्पेसिफाइड करके कैटेगरी बनाएंगे और तब वहाँ पे उस डेटा को सेट करेंगे। मतलब एग्जॉस्टिव कैटेगरी भी होना चाहिए, मतलब सारे डेटा सेट हमारे कैटेगरी में फिट हो जाने चाहिए। तीसरा क्या है? लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, मतलब कैटेगरी जो हम बना रहे हैं वो थोड़ा रेशनल एंड मतलब कंसिस्टेंट रहे। मतलब हम पूरे डेटा एनालिसिस प्रोसेस में अगर वेरिएबल एक मान रहे हैं तो उस वेरिएबल को ही मान के पूरे डेटा एनालिसिस में एनालिसिस करना चाहिए। बीच में उसको ऐसे ही चेंज करो या ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, हमारे डेटा एनालिसिस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो थोड़ा हम एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। जैसे हमने बोला जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जियोग्राफिकल में क्या करते हैं हम लोग? नेशन, स्टेट, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, स्टेट वाइज क्लासीफाई कर दिया है। केरला में लिटरेसी रेट 94%, दिल्ली में 88%, बिहार में 63%। तो इस तरह हमने क्या किया है, लोकेशन वाइज हमने लिटरेसी रेट को डेटा के रूप में दिखाया था। इसको हम लोग कहते हैं जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। ये देखिए क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, हमने टाइम वाइज ले लिया है, यहाँ लोकेशन नहीं है। टाइम वाइज मतलब अलग अलग टाइम में प्रोडक्शन का यूनिट कितना है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही आता है जैसे टाइम सीरीज, इस क्लासिफिकेशन को हम लोग टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन भी कहेंगे। इसी में एक टाइप है पैनल सीरीज और एक टाइप है पूल्ड सीरीज। ये हमने पहले डेटा टाइप में हमने इस चीज़ को पढ़ा रखा है। तो ये सारे टाइप भी क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही आते हैं। और क्या है, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव में है क्या कि कितने भी क्वालिटेटिव डेटा होते हैं, जो कैटेगोरिकल डेटा होते हैं, उसको जब हम लोग ऐसे क्लासिफाई करते हैं। जैसे एजुकेशन लेवल, एजुकेशन लेवल क्या है, एक तरह का कैटेगोरिकल डेटा है जिसमें इलिटरेट, प्राइमरी, सेकेंडरी, ग्रेजुएट। अब इलिटरेट कितने हैं, नंबर ऑफ पीपल 12, प्राइमरी कितने पढ़े हुए कितने 25। तो इस तरह अगर हम लोग डेटा क्लासीफाई करते हैं तो बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। फिर एक आता है क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वान्टिटेटिव क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक डिस्क्रीट कैसे, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ एक्स दिया गया है 1 2 3 4 5, ये डिस्क्रीट है, ठीक है। 1 और 2 के बीच में भी मल्टीपल 0.1 1.1 1.2 ऐसे आ सकता है, तो ये डिस्क्रीट पॉइंट है, ठीक है। तो वो इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 1 2 3 4 5 ये एक डिस्क्रीट पॉइंट है, ठीक है। तो इसलिए इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो 1 आने का फ्रीक्वेंसी 8 है, 2 आने का फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इस तरह के से फ्रीक्वेंसी दिया गया है डिस्क्रीट डेटा का। और इस तरह से जब हम लोग न्यूमेरिकल डेटा को सजाते हैं तो उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। इस क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दिया रहे और हमको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दिए गए फ्रीक्वेंसी से हम लोग टोटल फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो इससे टोटल फ्रीक्वेंसी हमारा कितना आएगा, 17। अब हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे कि जिसका निकालना, मान लो वैल्यू ऑफ 1 का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो उसका फ्रीक्वेंसी यानी कि 8
डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है 17। तो ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 का रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। वैल्यू ऑफ 2 का अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उसका फ्रीक्वेंसी और टोटल फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ 3 का अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है तो उस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इस तरह से हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं दिए हुए न्यूमेरिकल डेटा से, ठीक है। फिर एक और इसका टाइप होता है जहाँ पे हम लोग कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल डेटा को भी सजाने का, क्लासिफाई करने का काम करते हैं। तो इसमें कुछ नया टर्म जुड़ जाते हैं, जैसे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, जिसमें कि हम लोग अपने पूरे डेटा सेट को कुछ डेफिनिट क्लास में डिवाइड करने का काम करते हैं। तो ये हो जाता है क्लास में फिर फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। सेम इसमें भी अगर हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो इसका पहले समेशन निकाल देते हैं। तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है। अब हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने क्या करेंगे, पार्टिकुलर क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी देखेंगे। इसका 1 है तो 1/10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। इसका 2/10 यानी कि 0.2 हो जाएगा। 3/10 मतलब 0.3 हो जाएगा। इसका 1/10 मतलब 0.1 हो जाएगा। 2/10 मतलब 0.2 हो जाएगा। 1/10 मतलब 1/10 0.1 हो जाएगा। तो ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हुआ गिवन क्लास इंटरवल का, ठीक है। तो ये एक मतलब कंटिन्यूअस डेटा को अगर हम लोग क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं तो